हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 के अंतर्गत लगा हुआ टॉपिक अमीर खुसरो, जिसमें कि आपको खुसरो की पहेलियां और मुकरियां पढ़ना है। तो हमने सोचा कि पहेलियों और मुकरियों पर बातचीत करने से पहले अमीर खुसरो के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या दृष्टिकोण रहा है, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो वहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों को भी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि खुसरो की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में वीर गाथा काल प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं के अंतर्गत किया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो उन्होंने आदिकाल को कुल 4 प्रकरणों में बांटा हुआ है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि अमीर खुसरो को उन्होंने चौथे प्रकरण में रखा है, जिसका शीर्षक है वीर गाथा काल और सब चैप्टर है, उप अध्याय है उसका फुटकल रचनाएं। ध्यान देने वाली बात है कि फुटकल रचनाओं में अमीर खुसरो और विद्यापति दोनों को शामिल किया गया है, और बाद में यही दोनों काफी इंपॉर्टेंट कवि के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। लेकिन जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनको कहाँ हम अपने इतिहास में जगह दें, तो उन्होंने फुटकल रचनाओं के अंतर्गत रख दिया। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो आप लोगों के पास ये बुक होगी, मैं बहुत कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, बस नए तरीके से कैसे पढ़ना है वो है। कई विद्यार्थी पीडीएफ इत्यादि मांगते रहते हैं, पीडीएफ देने में कोई बुराई नहीं है, आपको यहाँ से अच्छी जगह और भी पीडीएफ मिल सकती है, लेकिन कैसे किसी पुस्तक को पढ़ना है, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको पढ़ना सिखाया जाए, आपको व्यू दिया जाए, आपको दृष्टिकोण दिया जाए। तो जैसे ही आप लोग मेरे किसी भी लेक्चर्स को सुने तो जरूर वहां पर मूल पुस्तक रख के पढ़ें और उसको मिलाकर पढ़ें कि क्या मैं कितना चीजों को सही बता रहा हूं और क्या है। हालांकि आप लोग मेरे ऊपर काफी विश्वास करते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपका ये विश्वास बना रहे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है कि मेरे क्लासमेट भी मेरे वीडियो लेक्चर देखते रहते हैं, और जहाँ भी उनको सुझाव देना पड़ता है वो मुझे देते हैं। इसलिए आपको बहुत कम चैनल मिलेगा जहाँ पर इस तरीके से लोग समर्पित होकर चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करते हो। ठीक है, तो चलते हम बात करते हैं कि जब आप खुसरो को पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में, तो वीर गाथा काल के प्रकरण 4 के अंतर्गत रखा गया है फुटकल रचनाएं। एक चीज और ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुसरो शब्द का प्रयोग किया है, अमीर वहां पर नहीं लगाया हुआ है, और इनको 8वें नंबर पर रखा हुआ है। ये भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न पर एक सवाल पूछ लिया गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप कवियों का क्रम क्या है। ठीक है, वैसे तो हम जन्म काल के आधार पर अष्टछाप कवियों का नाम याद रखते हैं, लेकिन क्योंकि सवाल कई बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है और कुल कोशिश यही रहती है कि आपके पढ़ाई को चेक किया जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए। तो जब भी आप इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे शुक्ल जी का, तो वहां पर अमीर खुसरो को 8वें नंबर पर रखा गया है, और शुरुआत होती है कि पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में तिथियों का जो भी उल्लेख करते हैं वो संवत में करते हैं। तो आपको संवत में से 57 घटा देना है, तो वो क्या हो जाएगा, ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए 1249 में से आप 57 घटाएंगे, जो भी आएगा वो सन और ईस्वी में कन्वर्ट होगा। ध्यान में रखना है कि पृथ्वीराज की मृत्यु के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की है। इन्होंने गयासुद्दीन बलवन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस अमीर खुसरो को हम आदिकाल में पढ़ते हैं वो कई पठान बादशाहों के समकालीन रहे, जिसमें गयासुद्दीन से लेकर बलवन तक, अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक। आप कई जगहों पर पढ़ेंगे तो लगभग 7 शासकों के ये दरबार में रहे हुए हैं। ये भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे जो कथन है कि ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे।
मान लीजिए यही कथन पूछ लिया जाएगा तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में पढ़ा है। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक खासियत है कि वो डायरेक्ट किसी कवि का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि कवि के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिखते हैं कि ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि ये कथन किस कवि के बारे में है और किसका है, तो तुरंत आप लोग बता देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो के बारे में लिखा हुआ है। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। ये कथन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसके बारे में कहा गया है। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार, सहृदय थे, ठीक है। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं अमीर खुसरो के बारे में। बदलते हुए पैटर्न में ऑप्शन में विनोदी दे दिया जाएगा, मिलनसार दे दिया जाएगा, सहृदय दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से ए और बी सही है, सी व डी सही है, ए बी सी सही है। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर सुन रहे हैं तुरंत बता देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो के बारे में लिखा कि ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। आगे वे लिखते हैं, जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोहे, तुकबंदियां, पहेलियां, तीन चीजों का उल्लेख अमीर खुसरो के बारे में किया जा रहा है कि जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई, मतलब अमीर खुसरो को भी हुई। तो ये ध्यान में रखिए कि ये पूरा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का खुसरो के बारे में। अगला है, इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। एक बार मैं छत्तीसगढ़ पीसीएस का इंटरव्यू देने गया हुआ था, तो वहां पर मुझसे पूछा गया था कि पहेलियां और मुकरियां के लिए कौन फेमस है। तो उस समय तत्काल मेरे दिमाग में नहीं आया, मैं पंचतंत्र के बारे में बताने लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरव्यू में थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। तो पूछने वाले ने क्लियरिटी इस तरीके से नहीं पूछा था, उन्होंने पहेलियां, बुझनी, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया था, तो मैं पंचतंत्र बताना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अमीर खुसरो का नाम सुना है आपने, तो मुझे याद आ गया कि अरे यार, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहा हूँ। पहेलियां और मुकरियां अगर पूछा जाए कि कौन इसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है अमीर खुसरो। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। यह भी कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो पूछा गया कि इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। किसके बारे में यह कथन है? तो हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अमीर खुसरो के बारे में। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर शौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ध्यान दिलाना चाहते हैं कि यह ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जो काव्य भाषा का ढांचा था वो अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का था और पश्चिमी प्रदेशों की जो बोलचाल की भाषा थी खड़ी होती थी। इसलिए आप जानते हैं कि जब एक खड़ी बोली की चर्चा की जाती है तो वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखा होगा। खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा होती थी। तो आप देख रहे हैं कि खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों समानांतर चल रही थी, ठीक है। उसमें पद्यों और तुकबंदियों में ब्रज भाषा का भी प्रयोग होता था खड़ी बोली के साथ साथ। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। अमीर खुसरो जब लिख रहे थे तो उनकी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषाएं पाई जा रही थी। आगे क्लियर होगा कि कौन कौन सी है। ठेठ खड़ी बोलचाल
पहला जो है, पहली भाषा वो है ठेठ खड़ी बोलचाल, जिसमें पहेलियों, मुकरियों और दो सुकने में ही मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। आपको ध्यान में रखना है कि जो अमीर खुसरो ने पहेलियों को लिखा है, मुकरियों को लिखा है, दो सुकनों को लिखा है, ये सब की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। यही एग्जाम में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत भारी प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो पहेलियां, मुकरियां, दो सुकने इत्यादि खड़ी बोली में लिखा, वो भी ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा रही है। कहीं कहीं इसमें ब्रज भाषा भी दिखती है। लेकिन जब अमीर खुसरो गीतों और दोहों को लिखते हैं तो इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा हो जाती है। और यहाँ पर ब्रज का एक दूसरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि मुख्य प्रचलित काव्य भाषा। मान लीजिए इस बार एग्जाम में पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में मुख्य प्रचलित काव्य भाषा किसे कहा है, तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं तुरंत बता देंगे कि ब्रज भाषा को उन्होंने कहा है। वैसे ब्रज के बहुत और नाम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुख्य प्रचलित काव्य भाषा को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे भी लिखते हैं, यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पर कि ब्रज भाषा को देखकर उर्दू साहित्य के जो इतिहास के प्रोफेसर थे उनको यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से ही खड़ी बोली पैदा हुई या फिर निकली। आगे लिखते हैं शुक्ल जी, खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं है। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय में हुआ था। यहां पर ध्यान में आपको रखना है कि हुक्के वाली जो पहेली है अमीर खुसरो की, उससे यह पता चलता है कि तंबाकू का जो प्रचार प्रसार हुआ हिंदुस्तान में वो जहांगीर के समय में हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिसके तंबाकू का एक नाम ही सुरती या सुरती पड़ गया। पूर्वांचल में भी सुरती लोग खाते हैं और कई जगहों पर भी खाते हैं, पूरा भारत में भी खाते हैं, ठीक है, जो कि हार्मफुल है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि अमीर खुसरो ने जो भी पहेलियां यूज की है, बुझनी यूज की है, वो आम जनजीवन से ही उठाया है। जिसमें हुक्के वाली पहेली का जो उन्होंने जिक्र किया है वो तंबाकू से जुड़ा हुआ है, जो कि जहांगीर के समय में आया हुआ था, उसका प्रचार प्रसार हुआ। उसकी पहली गोदाम यानी उसका जो भंडार था अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी से था, इसलिए उसका नाम सुरती पड़ गया। बाद में इसको लोग खैनी इत्यादि भी कहना शुरू कर दिए। आगे लिखते हैं, इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घमुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों की जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। यहाँ पर सवाल उठाते हैं कि जो भाषा पहले रूढ़ियों की से जकड़ी हुई थी, लेकिन अब वो क्या हो गई थी, धीरे धीरे उन रूढ़ियों से बाहर निकल गई थी और घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी कि जिसका प्रयोग हमें अमीर खुसरो की पहेलियों में दिखाई पड़ता है। आगे लिखते हैं, खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई यानी कि घरी घर में चला समाया के स्थान पर चलिया चल्या, समैया समैया, उनई आई के स्थान पर उन्मी आई यानी झुक आई इत्यादि का प्रयोग होने लगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुसरो को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति से इसकी तुलना कर रहे हैं कि खुसरो के प्राय 200 वर्ष पीछे कबीर का जन्म हुआ और उस समय कबीर का समय आया और उस समय जो उनकी प्रति मिली हुई है, जो कि हाथ से लिखी गई है,
उसकी भाषा जो कुछ है पंजाबी लिए राजस्थानी है, और इसमें कुछ पुराने नमूने अधिक हैं और उसका उन्होंने उदाहरण दिया है। आगे लिखते हैं, यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इठ, वशिष्ठ आदि रूप ईठ, इष्ट, ईठ, ईठ या वशिष्ठ, यहाँ पर वशिष्ठ, वशिष्ठ, विशिष्ट, वशीठ हो गए थे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे भाषा का परिवर्तन हो रहा है। वैसे भी जब आप आदिकाल पढ़ेंगे तो साहित्य के साथ साथ हम भाषा का विकास भी देखते हैं। तो आदिकाल दो दृष्टिकोणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं इन शब्दों पर विचार करते हुए कि अतः पुराने प्रत्यय आदि बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया, मारिया आदि पुराने रूप रखें तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। आगे वो लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता। ये इंपॉर्टेंट कथन है, यहाँ पर कई बार सवाल पूछा जा चुका है। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि कबीर के अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता। अगला जो कथन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। बदलते हुए पैटर्न में यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक एक वाक्य को उठाकर उसको विकल्प बना दिया गया है और पूछ लिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भी कवियों के बारे में कहा है कौन सा कथन असत्य है, कौन सा सत्य है। तो मान लीजिए यहाँ पर जितनी भी बातें हमने बताई हैं आप अपने दिमाग में बैठाते जा रहे होंगे और जैसे प्रश्न को देखेंगे तुरंत आप कैच कर लेंगे कौन सी बात असत्य है, कौन सी बात सत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। और नीचे खुसरो की कुछ पहेलियां, दोहे और गीत दिए जाते हैं, उदाहरण दिए हैं उन्होंने किताबों में, अपने इतिहास ग्रंथ में। वो लिखते हैं कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। आप लोगों ने इसको पूरा याद कर लिया होगा और ये पहेली है तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये आकाश के बारे में कहा जा रहा है। अगला है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। क्या हो गया? दिया बत्ती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। पायजामा। अरथ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। दर्पण के लिए। आगे लिखते हैं कि ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। तो जो भी उदाहरण दिए गए, आकाश, दिया बत्ती, पायजामा, दर्पण, इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही स्पष्ट है, निखरा हुआ है। लग ही नहीं रहा है कि ये आदिकाल की खड़ी बोली है, लग रहा है कि ये तो आधुनिक काल का है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। ठीक है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिजड़े में दिया, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, अरस तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो यहाँ पर जो भी शब्दों का प्रयोग किया गया है, शब्दों में खड़ी बोली का निखरा हुआ रूप दिखाई पड़ रहा है। अब वो एक दूसरी भाषा का उदाहरण दे रहे हैं जो कि ब्रज भाषा है। तो इसलिए आप ध्यान में रखिए कि अमीर खुसरो की जब भी चर्चा की जाएगी तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ब्रज भाषा का वो उदाहरण दे रहे हैं। चूक भई कुछ वासों ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। तो आप देख रहे हैं कि भयो शब्द है। ठीक है, ये क्या है? ब्रज भाषा का एक उदाहरण के रूप में है।
एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरो ज्यों पानी। चाम मास वाके नहीने का, चाम मास वाके नहीने, हाड़ हाड़ में वाके छेद। मोहि अचंबो आवत ऐसे, वामे जीवत बसत है कैसे। ठीक है, ये उदाहरण दिए गए। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रज भाषा अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा में देखिए। तो आप ध्यान में रखिए कि दोहे और गीत जो है ब्रज भाषा में लिखे हैं अमीर खुसरो ने, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा को मुख प्रचलित काव्य भाषा नाम भी दिया है। और उदाहरण है नीचे देखिए आप। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान। देखत में तो साधु हैं, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग। तन मेरे मन पीव को, दो भये एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारी डारे केस। चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। तो इन पंक्तियों से आप भली भांति परिचित हैं। आगे कुछ पंक्तियां हैं कि मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल। कैसे गर्दीनी कस मोरी माल। सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोई डस इस जाए। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर्जरी पक्षवीर। जोई जोई ध्यावे तेई तेई फल पावे। मेरे मन की मुराद भर दीजे अमीर। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना। बनाए बतिया किताबे हिजरा न दारेम, ऐ जा न लेहूं काहे लगाए छतियां। तबाने हिजरा दराज चू जुल्फ, व रोजे वसलत चू उम्र कोतह। सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे कायूं अंधेरी रतियां। तो यहाँ पर आपने पंक्तियों के माध्यम से अमीर खुसरो की भाषा शैली को देखा कि खड़ी बोली और ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग इन पंक्तियों में किया है। और शुरू में ही बताया गया कि ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। तो उम्मीद है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में अमीर खुसरो को कैसे देखा गया है आपने समझा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी नए विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि वो इससे सदा के लिए जुड़ जाए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।